हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का 7th वीडियो है, जिसमें कि हम जानेंगे व्हाट क्वालिटीज़ आर प्री रिक्वेस्ट फॉर अ सिस्टम एनालिस्ट। किसी भी सिस्टम एनालिस्ट की मतलब खूबियाँ क्या होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज सिस्टम एनालिस्ट के अंदर होनी चाहिए। A system analyst must fulfill the following requirement. First, working knowledge of information technology. Second, computer programming experience and expertise. Third, general business knowledge. Fourth, problem solving skills. Fifth, communication skills. Sixth, interpersonal skills. Seventh, flexibility and adaptability. नेक्स्ट, थोरो नॉलेज ऑफ एनालिसिस एंड डिज़ाइन मेथोडोलॉजीज़। इसमें जो है हमारे पास ये क्वालिटीज़ दी गई है, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। किसी भी सिस्टम एनालिस्ट के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो वो सिस्टम को समझ पाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को एनालाइज करने से पहले हमें उसके अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम एनालाइज या ऑब्जर्व कर सकते हैं। जनरल बिजनेस नॉलेज। अब सिस्टम एनालिस्ट है वो एक कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज करता है सॉफ्टवेयर कंपनी के बीच में और यूज़र के बीच में। तो जो सिस्टम एनालिस्ट है उसके अंदर जो है बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज जो है बिजनेस की होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, जिससे कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाए। कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होनी चाहिए, तभी तो वो क्लाइंट से या फिर डेवलपर से इजीली कम्युनिकेट कर पाएगा। इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि जो एक सिस्टम एनालिस्ट होता है वो एक एज अ चेंज एजेंट शो होता है, तो उसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो लोगों को एग्री कर सके और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत इफेक्टिवली शो कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। फ्लेक्सिबल होना चाहिए जो सिस्टम एनालिस्ट है, ताकि वो मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो 24/7 वर्क करती है, या फिर वो नाइट शिफ्ट करती है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डे शिफ्ट करती है, तो इस तरह से शेड्यूल के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होना चाहिए सिस्टम एनालिस्ट को। थोरो नॉलेज ऑफ एनालिसिस एंड डिज़ाइन मैथोडोलॉजीज। एनालिसिस और डिज़ाइन के मैथोडोलॉजीज के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट आर द स्किल्स दैट आर रिक्विजिट ऑफ अ सिस्टम एनालिस्ट। अब हमने जो पहले पढ़ा था वो क्वालिटीज थी, अब हम जानेंगे कि स्किल्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं। स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। फर्स्ट, एनालिटिकल स्किल। सेकंड, टेक्निकल स्किल। थर्ड, मैनेजमेंट स्किल्स। फोर्थ, इंटरपर्सनल स्किल। फर्स्ट हमारे पास आता है एनालिटिकल स्किल्स, मतलब किसी भी चीज़ को एनालाइज करना हो, उसका जैसे ग्राफिकल हम शो करते हैं ना एनालिटिक्स की। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसकी ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अगर हम न्यू प्रोसेस को उसमें इम्बेड करते हैं या न्यू टेक्निक को फॉलो करते हैं, तो उसकी ग्रोथ बढ़ रही है या घट रही है, ईजी हो रहा है टास्क या कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो ये एनालिटिकल स्किल्स में आता है। सेकेंड है टेक्निकल स्किल्स। मीन्स टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तभी तो एक सॉफ्टवेयर इजीली बना पाएगा या फिर कोई भी सिस्टम एनालिस्ट वो सॉफ्टवेयर को इजीली ट्रैक कर पाएंगे। थर्ड है मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट स्किल्स आर वेरी मस्ट फॉर अ सिस्टम एनालिस्ट, क्योंकि जो सिस्टम एनालिस्ट है उसको डेवलपर्स के साथ वर्क करना होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ वर्क करना होता है, तो उसको पास मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। मीन्स किसी भी टास्क को टाइमली कंप्लीट करने के लिए गुड मैनेजमेंट इज प्री रिक्वायर्ड। फोर्थ हमारे पास इंटरपर्सनल स्किल। मीन्स अपनी बातों को आगे रखना, अपने मतलब लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट करना, उनके साथ कैसे उनको ऑब्जर्व करना है, इस तरह की जो स्किल्स होती है वो इंटरपर्सनल स्किल्स में आती है। ओके, अब इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास एनालिटिकल स्किल। एज द डेजिग्नेशन ऑफ अ पर्सन इज सिस्टम एनालिस्ट, पोजिशन ऑफ एनालिटिकल स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिटिकल स्किल्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो: सिस्टम स्टडी, organizational knowledge, problem identification and problem analysis and problem solving। फर्स्ट हमारे पास एनालिटिकल स्किल में आती है सिस्टम की स्टडी करना। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, कि मान लीजिए हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया तो हम उसको स्टडी करेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज लेंगे कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेगा या नहीं करेगा। थर्ड है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, अगर वो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली काम नहीं करेगा तो उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है उसको हम कैसे सॉल्व करना है, इस चीज़ पे गौर देना है।
First is system study. The first important skills of a system analyst is to know about the system. It means that system analyst should be able to identify work assignments as a system. It involves identifications of each of the system characteristics such as inputs, output, process, information system can be seen as subsystem in larger organizational systems, taking input and returning output to their organizational environment. Data flow diagram clearly illustrates inputs, outputs, system boundaries, the environment, subsystem, and interrelationship. Purpose and constraints are much more difficult to illustrate and must therefore be documented using their notation. In total, all elements of logical description must address all characteristics of a system. सिस्टम की स्टडी के दौरान जो सिस्टम एनालिस्ट है उसको सिस्टम का पर्पस, उसको किस तरह से इनपुट लेता है सिस्टम या किस तरह से आउटपुट प्रोड्यूस करता है, क्या उसका इन्वायरमेंट है और क्या उसकी बाउंड्रीज है, ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. जो डाटा फ्लो डायग्राम होते हैं, DFDs होती है, उनकी मदद से हम इजीली इनपुट आउटपुट बाउंड्री सिस्टम इन्वायरमेंट इंटर रिलेशनशिप हम शो कर सकते हैं. और जो पर्पस है वो हम लॉजिकली डॉक्यूमेंट करके भी शो कर सकते हैं. ओके. सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज. ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज में वेदर अ पर्सन एज इन हाउस इन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, शी और ही मस्ट अंडरस्टैंड हाउ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स. इन एडिशन शी और ही मस्ट अंडरस्टैंड द फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और enterprise. She is working for a selected area of organizational knowledge for a system analyst as given below. How work officially gets done in particular organization. In this area, knowledge about the following is required: terminology, abbreviations and acronyms, policies, standards and procedures, formal organization and job description. Second है understanding the organization's internal politics. In this area, knowledge is required about the following: influence and inclinations of a key personnel, finding the expert in different concerned subject areas, critical events in the organization's history, informal organization structure, coalition members and power structures. Okay. थर्ड है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटिवनेस एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट. इन दिस एरिया नॉलेज इज रिक्वायर्ड अबाउट द फॉलोइंग: गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्रंट्स, product services and markets, role of technology. Fourth आता है understanding of the organization strategies and tactics. In this area the request knowledge is given below: short as well as long term strategy and plans, values and missions. अब इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्टडी में, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज में हम ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करते हैं. ओके. ऑर्गेनाइजेशन स्टडी में चाहे वो पर्सन इन हाउस हो या जो है आउट हाउस हो, मीन्स इन हाउस का मतलब कंपनी ने पर्टिकुलरली उस पर्सन को हायर किया है, वो जिस कंपनी के में सिस्टम एनालिस्ट की तरह वर्क कर रहा है उसी कंपनी के उनके बारे में उसको जानना है. दूसरा है कि मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कि थर्ड पार्टी एजेंट है, थर्ड पर्सन है किसी भी कंपनी के लिए, उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन को जानना ज़रूरी होता है. अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या क्या जानना होता है इनको? पहले तो ये जानना होता है कि जो ऑफिशियली वर्क किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन में वो किस तरह से किया जाता है, मीन्स टर्मिनोलॉजी किस तरह की रहती है, एब्रीविएशंस या एक्रोनिम्स किस तरह के यूज़ होते हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ वो कंपनी फॉलो करती है, क्या क्या स्टैंडर्ड और प्रोसीजर्स है, क्या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है या किस तरह का जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये सब जानना ज़रूरी होता है. इसी के साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल पॉलिटिक्स होती है वो भी जानना ज़रूरी है. यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिवाइडेड है, लेकिन फिर भी जो मैनेजमेंट होते हैं या फिर जो क्लाइंट होते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है या वो किस तरह से काम कराना चाहते हैं. तो इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी सिस्टम एनालिस्ट के लिए जानना. इसमें नॉलेज रिक्वायर्ड होती है इन्फ्लुएंस एंड इंक्लिनेशंस ऑफ अ की पर्सनल. ऐसा भी हो सकता है मैनेजमेंट में अगर 4 मैनेजर्स है लेकिन एक पर्टिकुलर मैनेजर है जिसका इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज़ पे ज़्यादा रहता है, या फिर वो जो एम्प्लॉयज़ है पर्टिकुलर एक मैनेजर के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं. तो इस तरह से सिस्टम एनालिस्ट को ये पता होना चाहिए कि कौन सा मैनेजर अच्छा काम करवा सकता है, तो वो इसके साथ कॉन्टेक्ट करेगा ताकि ईजिली जो उसकी इन्फॉर्मेशन वो एम्प्लॉयज़ में स्प्रेड हो जाए.
सेकंड है फाइंडिंग द एक्सपर्ट इन डिफरेंट कंसर्न एरिया सब्जेक्ट एरियाज। अब मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 4 मैनेजर्स है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर जो मैनेजर है वो मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है, उसके इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे हैं, लेकिन जो दूसरा मैनेजर्स है उसकी जो मतलब एनालिटिकल एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन टाइप वर्क जो होता है वो ज़्यादा है। तो जो है इस तरह से जो एनालिस्ट है वो अपने पर्टिकुलर जो उसकी रिक्वायरमेंट है या जो उसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग जो है पर्टिकुलर पर्सन को अप्रोच कर सकता है। इसलिए ये जानना ज़रूरी होता है कि कौन मैनेजर किस चीज़ में एक्सपर्ट है। थर्ड है क्रिटिकल इवेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री। मीन्स क्रिटिकल इवेंट्स के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि प्रीवियसली कंपनी के क्या फॉल्ट्स रहे हैं, क्या क्या डिफॉल्ट्स रहे हैं, या क्या मतलब अचीवमेंट्स रही है, जो कि एक सिस्टम एनालिस्ट को बहुत हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑल टाइम फॉर्मल तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस ही एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। अब हमारे जो एक इनफॉर्मल इन्वायरमेंट है उसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए कि जो इनफॉर्मल इन्वायरमेंट है उसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को बुली किया जा रहा है या पर्टिकुलर पर्सन को टोंट किया जा रहा है, तो वो भी बेटर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में के लिए। अगर मान लीजिए जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है वो भी बहुत हेल्पिंग है, सब जो है मतलब बहुत ज़्यादा गैदर्ड है या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है एक दूसरे के लिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि कौन किस तरह से सिस्टम एनालिस्ट पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को अप्रोच कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है कोएलिशन ऑफ मेंबर्स एंड पावर स्ट्रक्चर्स। मींस जो है पावर जो है मैनेजमेंट में किन हाथों में मैनेजमेंट के पावर है और किस तरह से मैनेजमेंट पावर को हैंडल करती है, इन जो सब चीज़ों की जानकारी भी एक सिस्टम एनालिस्ट को होनी चाहिए। थर्ड हमारे पास आता है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटिव एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कॉम्पिटिटर कौन है, कॉम्पिटिशन के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो कॉम्पिटिशन है उसको हेल्दी कंपटीशन बनाए रखने के लिए कौन उन्हें रेगुलेट करता है। मान लीजिए एक बीपीओ है जिसमें कि जो है कंपटीशन है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, और इस वजह से वो जो है अपनी जो सर्विसेज है उनका कम चार्ज कर रही है, तो जो क्लाइंट है जिसके सबसे ज़्यादा कम चार्जेस है उसके पास आएगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर कंपनी को कम चार्जेस मिल रहे हैं तो एम्प्लॉय को भी बहुत ही कम सैलरी दे। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर जो है एक बैंड बना रखा है कि इससे कम सैलरी किसी एम्प्लॉय की नहीं होनी चाहिए। मिनिमम सैलरी जो होती है उससे नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो आपको पर्टिकुलरली ये सर्विसेज देनी है या इस तरह से बोनस देना है, या कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा बोनस दे रही है लेकिन दूसरी नहीं दे रही, तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करती है कि किस तरह से कंपनीज़ को वर्क करना है। इसके बारे में भी जो है सिस्टम एनालिस्ट को जानकारी होनी चाहिए। ओके, अब इसमें प्रोडक्ट सर्विस एंड मार्केट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फोर्थ हमारे पास आता है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशन किस स्ट्रैटेजी पे वर्क करती है, किस टैक्टिक्स पे वर्क करती है, वो स्मार्ट वर्क करती है या हार्ड वर्क करती है, या मेन एजेंडा क्या रहता है, वो किस तरह से एम्प्लॉयज़ को डील करती है। तो इस तरह से मतलब उसके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है या लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, मिशंस क्या है, ये किसी भी सिस्टम एनालिस्ट के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मान लीजिए एक कंपनी है वो केमिकल्स प्रोड्यूस करती है, तो उसकी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी क्या है और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी तो यही होगी कि जो उसका प्रोडक्ट उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करके जो है बेचे, या फिर लॉन्ग टर्म जो है उनके गोल्स कुछ होंगे। वैल्यूज़ एंड मिशंस भी हो सकते हैं कि जो केमिकल है वो ऑर्गेनिक हो, वो इन्वायरमेंट को वो हार्मफुल ना रहे इन्वायरमेंट के लिए, या जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके लिए हार्मफुल ना हो, तो ये वैल्यूज़ एंड मिशंस में आता है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब होता है। अ प्रॉब्लम कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड द डिजायर्ड सिचुएशन। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग डिफरेंसेस। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ वे टू रिड्यूस differences. A manager defines differences by comparing the current situation to the output of a model that predicts what the output should be. In order to identify problems that need to be solved, the system analyst must develop a repertoire
laboratory of models to define the differences between what is present and what ought to be present। अब हम जानेंगे कि प्रॉब्लम क्या होती है। असल में प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कैसे करें। ओके, मतलब हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करनी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है फ्रिज नहीं है। ओके, तो मैं जो है गर्मियों में मेरे पास जो पानी है वो ठंडा नहीं होता, मतलब मुझे नॉर्मल पानी पीना पड़ता है। ओके, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। अब मुझे क्या है कि मुझे ठंडा पानी चाहिए। ओके, तो मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि मेरे पास जो पानी है वो नॉर्मल है और पानी कैसा चाहिए, ठंडा चाहिए। तो ये जो करंट सिचुएशन है कि नॉर्मल पानी है और जो होनी चाहिए मतलब ठंडा पानी होना चाहिए, इन दोनों के डिफरेंस के बीच को हम बोलते हैं प्रॉब्लम। ओके, तो हमने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें कि हम एक फ्रिज लेके आ सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमें जो पानी है वो ठंडा मिल जाएगा। तो इसी तरह जो एक प्रॉब्लम है उसमें मतलब इन सिस्टम एनालिसिस की जो करंट सिचुएशन है और जो सिचुएशन होनी चाहिए उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है प्रॉब्लम। ओके, मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। और ये जो चीज़ है कि मैनेजर के थ्रू डिफाइन की जाती है बाय कंपेयरिंग द करंट सिचुएशन एंड द मॉडल सिचुएशन। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्क्राइब प्रॉब्लम एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब दो टर्म्स हमारे पास, फर्स्ट है प्रॉब्लम एनालिसिस एंड सेकंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग। Once a problem has been identified, an analyst must analyze the problem and determine how to solve it. Analysis entails more about the problem system. Analyst learns through experience with guidance from proven methods the process of obtaining information from a concerned people as well as from organizational files and documents. As she or he checks out additional information, she or he also begins to formulate alternative solutions to the problem. The next step is that the alternatives are compared and typically one is chosen as best solution. Once the analyst, users and management agree on the general suitability of a solution, feasibility, they devise a plan for implementing it. Herbert Simon has first proposed this approach. According to him or her, this approach has four phases, namely intelligence, design, choice, and implementation. This approach is similar to system development life cycle. अब प्रॉब्लम एनालिसिस क्या होती है। अब मैंने प्रॉब्लम मेरे पास आई कि मुझे जो पानी है वो ठंडा चाहिए, तो मैं उस प्रॉब्लम को एनालाइज करूँगी कि मैं किस तरह से पानी ठंडा ले सकती हूँ। या तो मैं एक फ्रिज खरीद सकती हूँ। ओके, या फिर मैं एक मार्केट से जाके एक बोतल खरीद सकती हूँ, या फिर मैं मार्केट से जाके एक बर्फ़ लेके आ सकती हूँ जिससे कि मेरा जो पानी है मैं उसे ठंडा कर दूँ बर्फ़ डाल के, या फिर मैं पानी को मटके में भी रख सकती हूँ। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है हमने इसको एनालाइज किया और डिफरेंट सॉल्यूशंस हमारे पास आए कि मटके का पानी हम यूज़ कर सकते हैं, उसका जो है जो बर्फ़ का पानी है वो हम यूज़ कर सकते हैं, वाटर बॉटल खरीद सकते हैं या रेफ्रिजरेटर खरीद सकते हैं। अब मेरे को इन चारों ऑप्शंस में से मैं वो चूज़ करूँगी जो मेरा बजट में होगा। ओके, मीन्स अगर मेरा रेफ्रिजरेटर का बजट नहीं होगा तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कि या तो मैं वाटर बॉटल लूँ या फिर मैं बर्फ़ लेके आऊँ। लेकिन जो बर्फ़ है वो भी उतनी देर चलेगी और वाटर बॉटल भी उतनी देर चलेगी, तो अच्छा ये है कि बर्फ़ ले आते हैं, उसमें ज़्यादा पानी ठंडा हो जाएगा तो मैं ज़्यादा पानी पी पाऊँगी। या फिर मेरे पास बर्फ़ का भी बजट नहीं है, आइस भी नहीं लेके आ सकती मार्केट से, तो मैं एक काम करूँगी, अपने घर में एक मटका खरीदूँगी, उसको पानी को उसमें डाल के रखूँगी तो ठंडा हो जाता है, नॉर्मल से थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो हमें इस तरह से एनालाइज करके हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसी तरह जो है सिस्टम एनालिस्ट ये एनालाइज करता है कि वो क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है एक प्रॉब्लम के, और जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आए पर्टिकुलर प्रॉब्लम के उनमें से एक चूज़ किया जाता है जो कि बेस्ट सॉल्यूशन होता है। और जब उस बेस्ट सॉल्यूशन पे सब जो है एग्री करते हैं तब मतलब मैनेजर्स या फिर एम्प्लॉयज़ जो सब एग्री हो जाते हैं ना उस सॉल्यूशन की फिजिबिलिटी पे, तब वो एक प्लान तैयार किया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने का। जो हर्बर्ट साइमन है उन्होंने सबसे पहले ये अप्रोच
जो है प्रपोज की थी, उनके अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम एनालिसिस एंड सॉल्विंग जो है इसमें 4 फेजेस होते हैं, नेमली इंटेलिजेंस, मतलब हमें अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट करने हैं। सेकंड, हमें डिज़ाइन करना है कि अगर हम ये आइडिया फॉलो करेंगे तो ये होगा, फिर दूसरा आइडिया फॉलो करेंगे तो ये होगा, या तीसरा, इस तरह से हमें डिज़ाइन करना है। फिर हमें चॉइस करना है कि कौन सा डिज़ाइन बेटर है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, और जो भी बेटर होता है मतलब जो हमारे लिए फिजिबल है, जो हम कर सकते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सेम टू सेम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की तरह है। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इंटेलिजेंस ड्यूरिंग दिस फेज ऑल इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम इज कलेक्टेड, मीन्स इंटेलिजेंस के दौरान सारी इंफॉर्मेशन जो कि हमारे टॉपिक से रिलेवेंट है या टॉपिक को डिफाइन करते हो उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। और डिज़ाइन में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज अल्टरनेटिव्स आर फॉर्मुलेटेड, डिज़ाइन में डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट किए जाते हैं और उनको फॉर्मुलेट किया जाता है। ओके, फिर थर्ड आता है हमारे पास चॉइस। ड्यूरिंग दिस फेज द बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इज चूजन, चॉइस के टाइम पे बेस्ट सॉल्यूशन हम चूज़ करते हैं। फोर्थ हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन के फेज में जो हमने डिसीजन लिया है उसको हम प्रैक्टिस में पुट करते हैं, मतलब रियल में अप्लाई करते हैं। ओके, What are the technical skills that are required for a system analyst and why? किसी भी सिस्टम एनालिस्ट के लिए कौन कौन से टेक्निकल स्किल्स होना ज़रूरी है और क्यों होना ज़रूरी है। ओके, अब हम जानेंगे। वेट, when a system analyst is asked to lead a project team, then the management skills are required. System analyst need wait हाँ, टेक्निकल स्किल्स कौन कौन से होने चाहिए। अ सिस्टम एनालिस्ट नीड्स टेक्निकल स्किल्स नॉट ओनली टू परफॉर्म टास्क असाइन टू हिम और हर, but also to communicate with the other people with whom she or he works in the system development. The technical knowledge of a system analyst must be updated from time to time. In general, a system analyst should be as familiar as possible with such families of technologies such as microcomputers or workstation, programming languages, operating system both for PCs and networks, database and file management system, database communication standards and software for local and wide area networks, system development tools and environments such as forms and reports, generators and graphical user interface design tool. फिफ्थ है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड डाटा एनालिसिस टूल। कोई भी जो सिस्टम एनालिस्ट है, ये हमने जो है पॉइंट आउट किए गए हैं, ये स्किल्स किसी टेक्निकल स्किल्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पहला आता है क्योंकि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो मेनली कंप्यूटर्स के थ्रू ही वर्क किया जाता है, तो किसी भी सिस्टम एनालिस्ट को माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लार्ज फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब नॉलेज होगी, अगर मान लीजिए किसी भी पार्ट में इश्यूज़ आ जाते हैं तो उसके लिए उसकी नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो सिस्टम एनालिस्ट उसको ठीक कर सके और अपना वर्क कर सके। सेकेंड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना मस्ट है, क्योंकि हम ऑब्जर्व जब भी कर पाएंगे जब हमें लैंग्वेज आती है। अब मुझे हिंदी पढ़नी आती है तो मैं हिंदी के बारे में बता सकती हूँ कि आपने ये मात्रा है या ये शब्द गलत लिखे हैं। अगर किसी को हिंदी पढ़नी नहीं आती, तमिल पढ़नी आती है, और उसको आप बोलोगे कि हिंदी के पेपर की चेकिंग कर दो, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी तरह जो सिस्टम एनालिस्ट है वो एक एनालिसिस कर रहा है, वो किस तरह से चेक कर पाएगा कि अगर वो